गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक बीम में सरल आवर्ती दो लेटर। वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं बच्चों? आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े हुए हैं। तो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं? सरल आवर्ती दोलक में कण एक बल के प्रभाव में क्या करता रहता है? गति करता रहता है, जो कि किसी बिंदु से कण के प्रभाव की दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि एक जो कण है वो एक बिंदु के इस प्रकार से दोनों तरफ क्या करता रहता है? गति करता रहता है, जिससे क्या बोलते हैं? सरल आवर्ती गति बोलते हैं। इस प्रकार के दोलक को क्या बोलते हैं? सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। जो बिंदु से कण की दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है और सदैव उस बिंदु की ओर लगता है तथा वह बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। यानी कि ये क्या करता है? ये हमेशा इस बिंदु की ओर लगता है। इस तरफ जाते तो इसको ये वापस इस तरफ खींचता है। हमेशा इस बिंदु की ओर लगता है, इस तरफ जाते तो ये इस तरफ खींचता है। यानी कि इसके हमेशा विपरीत दिशा में इस कार्य करता है और इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। और ये क्या करता है? इस दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया किसी क्षण टी पर कण का विस्थापन क्या है? x है। तो प्रत्यानयन बल क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये दूरी के क्या होता है? समानुपाती। तो यानी कि F प्रोपोर्शनल टू हो गया एफ एक्स। प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, यानी माइनस। तो F इक्वल टू होगा माइनस के एक्स, जहाँ k क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये दर्शा रहा है कि हमेशा बिंदु की ओर होता है। जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में। अगर कण उस तरफ जाएगा तो ये इस दिशा में गति करेगा, कण उस तरफ जाएगा तो ये इस दिशा में गति करेगा। यानी कि विपरीत दिशा में ये बल लगता है, इसलिए इस माइनस का चिन्ह आया है। कि यहाँ पर क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है m ओमेगा स्क्वायर, जो कि F इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। तो यहाँ डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो डी वी इज इक्वल टू अगर एफ का मान पुट करेंगे माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एक्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू। तो और डी वी का होगा वी, तो हमें प्राप्त होगा वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करेंगे क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स बराबर ई साई एक्स। ये है समीकरण नंबर 2। तो हो जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स, साई एक्स कॉमन आ जाएगा, बराबर 0। हम समीकरण नंबर इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 से वैल्यू पुट करेंगे। वी की वैल्यू क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स की जगह पुट करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर लेंगे तो 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस का 2 से 2 कैंसिल, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। हम मान लेते हैं, मान लिया y बराबर क्या है? अल्फा एक्स। y को तो क्या मान के चल रहे हैं हम? अल्फा एक्स, जहाँ पर अल्फा क्या है? अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा y। तो हमें अब क्या क्या मान चाहिए? डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का। तो पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या होगा? डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो यह डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल वाई, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा? अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? अल्फा एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा का मान क्या है? अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा डी साई अपॉन डी वाई। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। इसका करेंगे तो डेल 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स वापस से क्या हो गया? अल्फा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट का क्या आएगा? एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस मिलकर क्या बनाएंगे? एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो हमें प्राप्त होगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस डेल 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से वैल्यू किस में पुट कर देंगे अब हम?
4 से एक्स की वैल्यू, और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की समीकरण नंबर 5 से वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इस समीकरण नंबर 3 में, यानी कि डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 2 me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस का एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एम इसका ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा वाई स्क्वायर, तो एच क्रॉस से एक एच क्रॉस कैंसिल, एम से एक एम कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा और माइनस का वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस कॉमन लेकर उस तरफ ले जाएंगे तो 0, तो हमें प्राप्त होगा डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा माइनस का वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं ये 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के बराबर क्या है, लैम्डा। लैम्डा माना तो हमें समीकरण जो प्राप्त होगी वो होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई बराबर 0। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 7। अब हम इस समीकरण 7 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम इस समीकरण को हल करने के लिए हम इसके आवश्यक कंडीशंस देखते हैं जो भी वेव फंक्शन की बाउंड्री कंडीशन का पालन करेंगी। मतलब पहली फाइनाइट होनी चाहिए यानी परिमित होनी चाहिए, दूसरी कंटिन्यूस सतत होनी चाहिए यानी विविक्त ना होकर क्या होनी चाहिए, समीकरण वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। वेव फंक्शन एकलमानी होना चाहिए यानी इसकी एक ही मान होना चाहिए, एक जगह पर इसका एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को पालन करना चाहिए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि x टेंड टू इनफाइनाइट है तो साई x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अगर x कोई कण है जो इनफाइनाइट पर है तो वहाँ पर उसका वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान के चलते हैं यदि वाई स्क्वायर का मान लैम्डा से बहुत अधिक है, तो वाई स्क्वायर का मान अगर लैम्डा से बहुत अधिक है तो हम इस लैम्डा को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई बराबर 0। अब हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि जब वाई स्क्वायर का मान लैम्डा से बहुत अधिक है उस कंडीशन में हम लैम्डा को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो हो रही है डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई बराबर 0। अब हम मान लेते हैं इस समीकरण का हल है जो क्या है, साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। यह मानकर चलते हैं कि इस समीकरण का हल है तो ये साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2। अब इसके दो हल है, एक तो ई की पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 और एक है ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब हम देखेंगे इन दोनों में से समीकरण का हल कौन सा है। तो पहले लेकर चलते हैं, मान लीजिए इसका हल क्या है, साई इक्वल टू ई की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। तो यदि वाई टेंड्स टू क्या हो, इनफाइनाइट, तो यानी कि ई की पावर इनफाइनाइट जो कि संभव नहीं है, तो यह संभव नहीं है, इसलिए ये इस समीकरण का ई की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 संभव नहीं है। तो यानी कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या होगा, साई इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये इस समीकरण का हल है क्या। तो इसके लिए पहले डेल साई अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल साई अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास प्राप्त होगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। इस प्रकार से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा डेल वाई इक्वल टू माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो ये प्राप्त होगा डी टू। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का ई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब हम वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 का करेंगे तो माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और इसका करेंगे तो माइनस 2y अपॉन 2। वही 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 1 और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 क्या था, साई। तो हो जाएगा साई बराबर 0। ठीक है, फॉर लार्ज वैल्यू हम लेकर चलते वाई का मान बहुत अधिक है लैम्डा से, तो इसलिए इसके अगर लार्ज वैल्यू है वाई की तो इसको क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट। तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का जो वास्तविक हल होगा वो क्या होगा, साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 एच एन वाई, यानी कि एक फंक्शन और इसमें आ जाएगा जो कि हम लेकर चले थे। इसका हल साई इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो हम देखते हैं कि
इसका हल जो होगा इसके साथ एक फंक्शन और आएगा, वो होगा एच एन वाई। तो यहाँ जहाँ पर एच एन वाई को क्या माना गया है, फाइनाइट पोलिनोमियल, जिसको हर्माइट पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो हम हर्माइट पोलिनोमियल से अब इसका समीकरण का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले डी साई वाई वही डी वाई निकालेंगे, तो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, एक बार इसको कॉमन रख के इसका करेंगे एच का, तो डी एच अपॉन डी वाई, प्लस दूसरी बार एच को कॉमन करके ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 का करेंगे अवकलन, तो ये एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इसका करेंगे तो माइनस 2y अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा डी साई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ प्राप्त होगा डी एच अपॉन डी वाई माइनस का एच वाई। तो वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी एच अपॉन डी वाई माइनस एच वाई, एक बार इसको कॉन्स्टेंट करेंगे और इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, प्लस अब की बार हम इसको कांस्टेंट करेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस का, पहले एच का करेंगे तो डी एच अपॉन डी वाई वाई, फिर दोबारा वाई का करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस एच, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कॉमन आएगा, तो हमें प्राप्त होगा डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस का एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब समीकरण नंबर 9 और 10 से वैल्यू किस में पुट करेंगे, समीकरण नंबर 7 में, डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर की और साई की, इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगी डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर, साई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 एच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये प्राप्त होगा डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई प्लस लैम्डा माइनस 1 एच इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं एच वाई स्क्वायर और एच वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा। तो दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज हर्माइट, जो ये इक्वेशन है समीकरण नंबर 11 ये क्या कहलाती है, हर्माइट समीकरण कहलाती है। अब हम इस समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि एच वाई की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर डी एन अपॉन डी वाई की पावर n ई माइनस वाई स्क्वायर। समीकरण को हल करने पर हमें h का ये मान प्राप्त होता है, तथा लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या होता है 2n, जहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हम देखते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू, यानी वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। चूँकि लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या है 2n, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, जहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो सिंस चूँकि लैम्डा इक्वल टू क्या है 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, हम तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2en अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1, तो यहाँ से हमें en प्राप्त होगा, en इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 एच क्रॉस ओमेगा, या 2 से इसका में देंगे तो हमें प्राप्त होगा en बराबर n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस क्या होता है h अपॉन 2 पाई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगी एनर्जी आइगन वैल्यू en बराबर n प्लस हाफ एच न्यू। तो en का जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, n प्लस हाफ एच न्यू प्राप्त होगा, ये एनर्जी आइगन वैल्यू है। अब हम देखते हैं 0 पॉइंट एनर्जी यानी शून्य बिंदु ऊर्जा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा का क्या मान होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्वांटम दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है इसके लिए अगर हम n इक्वल टू क्या पुट करें 0 पुट करें, तो n इक्वल टू हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा E0 बराबर n इक्वल टू 0 प्राप्त किया रखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ हाफ एच न्यू। तो यानी कि 0 पॉइंट ऊर्जा है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो क्या होती है, हाफ एच न्यू होती है। ठीक है, तो ये चिरसम्मत यांत्रिकी में दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0 होती है, जबकि हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जबकि हम अब देख रहे हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में इसकी ऊर्जा 0 नहीं होती है, कितनी होती है, हाफ एच न्यू होती है। तो जब कण मूल बिंदु पर स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी
यांत्रिकी में दोलित परिबद्ध अवस्था में स्थिर अवस्था में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटम यांत्रिकी में जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा रहती है। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कण है जो स्थिर हो जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा कितनी रहती है, शून्य रहती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा शून्य ना होकर हाफ एच क्रॉस ओमेगा रहती है न्यूनतम स्थिति में भी, इसलिए कण स्थिर नहीं होता। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम इसके लिए। तो हम देखते हैं E0 जब n बराबर 0 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा। n बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। n बराबर 2 पर 5/2 एच क्रॉस, n बराबर 3 पर 7/2 एच क्रॉस ओमेगा और n बराबर 4 पर 9/2 एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि हमारा En इक्वल टू क्या था, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें मान प्राप्त होते जाएंगे। हम देखते हैं कि इन सब में एनर्जी में कितना अंतर है, समान अंतराल है, एच क्रॉस ओमेगा एच क्रॉस ओमेगा। अब हम दिखाते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो सरल आवर्ती दोलित की ऊर्जा आइगन मान En के संगत क्या होती है, एक ऊर्जा आइगन फंक्शन भी होता है और वो फंक्शन हमने निकाला तो वो क्या होगा, n e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 एच एन वाई, जहाँ पर n क्या नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या है यहाँ पर, जिसका मान क्या होगा, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर हाफ, ये यहाँ पर n का मान होता है। y इक्वल टू हम क्या मान के चले थे, अल्फा एक्स, तो y इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एक्स। तो साइन x आएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे n की और y की, तो हमें प्राप्त होगा y अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर 2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर हाफ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा एक्स, तो प्राप्त होगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 और एच एन अल्फा एक्स। ये हमारे पास वेव फंक्शन प्राप्त हुआ जहाँ पर एच एन वाई इक्वल टू क्या है, माइनस 1 की पावर n e की पावर वाई स्क्वायर डी एन अपॉन डी वाई की पावर n e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर n इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो एच 0 वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 की पावर 0 e की पावर वाई स्क्वायर e की पावर, इसका 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एच 0 वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इसी प्रकार से जब n इक्वल टू 1 हो तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, माइनस 1 e की पावर वाई स्क्वायर डी वाई डी अपॉन डी वाई ई माइनस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 1 e की पावर वाई स्क्वायर, इसका हम करेंगे अवकलन तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो यानी कि h1 y n इक्वल टू 1 पर h1 y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 2y। इसी प्रकार से जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें h2y प्राप्त होता है 4y स्क्वायर माइनस 2 और h3y हमें प्राप्त होता है 8y क्यूब माइनस 12y। इस प्रकार से हम वेव फंक्शन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम देखते हैं कि जब n इक्वल टू इवन थे, यानी कि जैसे 0 2 4 ऐसे इवन थे, जब 0 2 4, तो हम देखते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो क्या कहलाता है, उसे इवन वेव फंक्शन यानी कि सम तरंग फलन कहते हैं और इसकी सिमेट्री भी क्या होती है, सम होती है, तो उसको कह लेते हैं इवन वेव फंक्शन और सिमेट्री वेव फंक्शन। तो ये सिमेट्री सममित वेव फंक्शन कहलाता है, सममित तरंग फलन कहलाता है। तो सममित तरंग फलन के लिए साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साई एक्स होता है। तो ये दो ये वाला है हमारा जो सममित वेव फंक्शन को दर्शा रहा है, जब n इक्वल टू क्या हो, 0 हो और n इक्वल टू क्या हो, 2 हो। तो ये दोनों जो फंक्शन है हमारे क्या बताते हैं, सम फलन को दर्शा रहे हैं। अब यदि n इक्वल टू ओड हो, यानी कि जैसे n इक्वल टू 1 3 इस प्रकार से हो, तो वो जो वेव फंक्शन होता है उसको विषम वेव फंक्शन या एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये हमारे क्या बता रहे हैं, एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन को दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको 1 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।